नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो आइए अपना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है कि विघटन के कारण, यानी कि जो सोवियत संघ था उसके विघटन के कारण क्या थे। तो आर्थिक स्थिरता सबसे पहला आता है इसमें पॉइंट, आर्थिक स्थिरता। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले पीछे थी, जिससे उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में कमी आई। तो ये भी जो है सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण था। आगे आता है राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो शासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ और ये भी जो है इसके विघटन का कारण बना। अब इसमें अगला कारण आता है, वो आता है राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि जातीय और राष्ट्रवादी आंदोलन विशेष रूप से बाल्टिक राज्यों और यूक्रेन में स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। तो ये भी जो है सोवियत संघ के एक विघटन का प्रमुख कारण था। यानी कि जब सोवियत संघ में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उनमें से कुछ बाल्टिक राज्य थे और यूक्रेन, इन्होंने जो है स्वायत्त और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। आगे आता है सुधारों की विफलता। यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव ने नीतियाँ चलाई थी सुधार करने के लिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये जो है विफल हुए। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों जैसे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का उद्देश्य सोवियत संघ का आधुनिकीकरण करना था, लेकिन अनजाने में ही अधिक स्वतंत्रता की मांग और साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना भी हुई थी। तो ये भी जो है इसके प्रगट विघटन का प्रमुख कारण था। अब आगे आता है शीत युद्ध का प्रभाव। यानी कि इसमें जो है शीत युद्ध का प्रभाव जो था काफी बढ़ गया था। तो ये आता है शीत युद्ध का प्रभाव। तो अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान ने सोवियत संघ पर भारी वित्तीय बोझ डाला, जिससे अर्थव्यवस्था भी और कमजोर हो गई थी। यानी कि सोवियत संघ पर जो है, यानी कि शीत युद्ध का भी काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अमेरिका के साथ उसने जो है हथियारों की होड़ शुरू की थी और उन्होंने जो है अफगानिस्तान पर एक सैन्य अभियान चलाया, जिसमें उनकी हार हुई। यानी कि वो जो है पराजित पराजित हुए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर हुई। आगे आता है बर्लिन की दीवार का पतन। तो 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार के गिरने से सोवियत संघ के नियंत्रण वाले पूर्वी यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता की लहर उठी, जिससे सोवियत संघ कमजोर पड़ गया था। यानी कि ये जो बर्लिन की दीवार थी, ये जो है 1961 में बनाई गई थी और ये दीवार जो है 150 किलोमीटर लंबी थी और ये जो है 28 सालों तक खड़ी रही और 1989 में जो है इसको तोड़ दिया गया था। ये जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक दूसरे से अलग करती थी और इसके टूटने के बाद जो है सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हो गया था। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है येल्त्सिन का उदय। यानी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। ये जो है रूस के, यानी कि सोवियत संघ के ये जो है राष्ट्रपति बने। तो बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूसी राष्ट्रवाद ने केंद्रीय नियंत्रण को कमजोर किया, जबकि बाल्टिक राज्यों और यूक्रेन ने स्वतंत्रता की मांग की थी। यानी कि जब बोरिस बोरिस येल्त्सिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति बनी, तो उन्होंने जो है कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जिनके कारण जो है उनके केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ और जो बाल्टिक राज्य और यूक्रेन थे उन्होंने जो है स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। अब आगे आता है अगला पॉइंट, 1991 में सोवियत संघ का विघटन। तो 1991 में सोवियत संघ 15 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया और इसका जो है विघटन हो गया था। अब हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अभी हम देख कर आए थे सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, अब हम देखेंगे परिणाम इसके क्या हुए। तो सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का अंत हुआ, कई नए देश बने और विश्व राजनीति में एक ध्रुवीयता आई, जहां अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए कि जब सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का अंत हुआ और कई नई देश बने और विश्व राजनीति में एक ध्रुवीयता आई, यानी कि जहां एकमात्र जो शक्ति बचा था वो अमेरिका बचा था और यही जो है महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभरा था। और आज तक जो है अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। तो जब हम किसी भी देश की बात करते हैं तो उसके तीन परिणाम होते हैं, जिनमें
आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिणाम क्या हुए थे सोवियत संघ के विघटन के। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है शीत युद्ध का अंत, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का अंत हुआ। जो दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा और शक्ति का संघर्ष था। यानी कि सोवियत संघ के जो विघटन के परिणाम हुए उनमें सबसे पहले आता है राजनीतिक परिणाम, और राजनीतिक परिणाम में आता है शीत युद्ध का अंत हुआ। यानी कि जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके कारण जो है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना, और ये जो है एक विचारधाराओं की लड़ाई थी। यानी कि जो अमेरिका था वो कहता था कि हमें जो है पूंजीवाद को अपनाना चाहिए, और जब ये जो सोवियत संघ था वो कहता था कि हमें यानी कि हमें जो है समाजवाद को अपनाना चाहिए। तो समाजवाद क्या होता था कि इसमें जो है सारा का सारा अस्तित्व जो है सरकार का होता था, और उस समाजवाद में जो है सरकार ही जो होती थी वो जो है सारे के सारे निर्णय निर्णय लेती थी। लेकिन अमेरिका जो है एक पूंजीवादी देश था। इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिया जाता था महत्व, और यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है निजी संपत्ति हुआ करती थी। आगे आता है नए देशों का उदय। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए स्वतंत्र देश बने, जिनमें बाल्टिक राज्य, मध्य एशिया राज्य और पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे जो है 15 नए गणराज्य बने, जिनमें बाल्टिक राज्य भी शामिल थे, मध्य एशिया राज्य और पूर्वी एशिया देश इनमें जो है शामिल थे। जिनमें सबसे 3 बड़े देश थे, जिनमें था एक पहला था रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये जो है सबसे बड़े देश थे उसमें। अब जो अगला आता है इसमें पॉइंट वो आता है एक ध्रुवीय विश्व। यानी कि सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे विश्व राजनीति में एक ध्रुवीयता आई। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस जो है बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था, यानी कि सोवियत संघ जो है बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था। और उन 15 देशों में जो है सबसे जो उत्तराधिकारी देश माना गया था वो जो रूस को माना गया था। इसीलिए अब जो है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया था। आगे आता है साम्यवादी शासन का अंत। यानी कि जो रूस में साम्यवादी शासन चलता था उसका जो है अंत हुआ। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ पूर्वी यूरोप और अन्य देशों में साम्यवादी शासन का अंत हुआ और लोकतांत्रिक इस शासन स्थापित होने लगा था। यानी कि पहले वहां पर जो है वोट डालने का भी अधिकार नहीं था कुछ सारे देशों में। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सैनिक यानी सैन्य गठबंधनों में बदलाव। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद वार्सा संधि समाप्त हो गई और नाटो का विस्तार हुआ था। यानी कि जब सोवियत संघ, आप जानते हैं कि वार्सा संधि हुई थी, जो कि वो हुई थी आकि 1955 में, और ये जो है 1991 में खत्म हो गई। और जो कुछ सोवियत संघ के राज्य के साथ जो देश शामिल थे वो जो है नाटो में शामिल हो गए थे। आगे आता है आर्थिक परिणाम। तो अभी हमने देखे थे सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है राजनीतिक परिणाम क्या हुए, अब हम देखेंगे आर्थिक परिणाम क्या थे। तो सबसे पहले आता है बाजार अर्थव्यवस्था का उदय। बाजार अर्थव्यवस्था का को हम जो है कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या फिर हम उसके कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी सोवियत देशों में बाजार अर्थव्यवस्था स्थापित होने लगी थी। यानी कि यहाँ पर जो है समाजवाद को छोड़कर जो है पूंजीवाद को अपनाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अमेरिका था वो जो है पूंजीवादी को मानता था, और वहाँ के लोग जो है अच्छा जीवन जी रहे थे, इसीलिए यहाँ भी के लोगों ने भी जो है पूंजीवाद को अपनाना शुरू किया था। अब आगे आता है आर्थिक उथल-पुथल। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत देशों में आर्थिक उथल-पुथल हुई, जिसमें मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी शामिल थी। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहाँ पर जो है बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति, यानी कि जो सोवियत संघ की जो मुद्रा थी जिसका नाम था रूबल, उसमें गिरावट आई, और उस पर जो है कर्जा बढ़ने लगा और लोग जो है गरीब होते गए, बेरोजगार होते गए। इसीलिए वहाँ पर जो है आर्थिक उथल-पुथल होने लगी। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव हुए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की भूमिका बढ़ी थी। यानी कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ गया, तो वहाँ पर जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें जो है अमेरिका की भूमिका ज़्यादा बड़ी थी। अब जो अगला परिणाम आते हैं वो आते हैं सांस्कृतिक परिणाम, या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक परिणाम। तो सांस्कृतिक परिणाम
जो बदलाव थे उनमें सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संस्कृत बदलाव हुए, जिसमें पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसमें जो है पूर्वी जो सोवियत संघ के जो देश थे उनमें जो है संस्कृतियों में बदलाव हुआ, जिसमें पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। यानी कि सोवियत संघ में जो है आप जानते हैं कि पूंजीवाद को जो नकारा जाता था, लेकिन बाद में उसमें जो है पूंजीवाद को कुछ उसके देशों में अपनाया गया, जबकि आज भी सोवियत यानी कि जो रूस है उसमें जो है समाजवादी को ही अपनाया जाता है। आगे आता है सामाजिक उथल पुथल। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत देशों में सामाजिक उथल-पुथल हुई, जिसमें जातीय संघर्ष और नागरिक युद्ध शामिल थे। यानी कि वहां पर जो है तो लोगों में जो है जातीय संघर्ष हुए और नागरिक युद्ध भी हुए थे। तो अब हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद नए राज्यों का उदय। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कौन कौन से नए राज्य आए और उसमें जो है इसका विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए राज्य अस्तित्व में आए। 1991 में सोवियत संघ 15 राज्यों यानी स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस अन्य शामिल थे। और यह विभाजन कई कारकों के कारण हुआ, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक असंतोष, राष्ट्रीयवाद की बढ़ती भावनाएं और सोवियत संघ के केंद्रीय नियंत्रण का कमजोर होना शामिल था। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कुछ नए देश जो है अस्तित्व में आए, जिनमें 15 अलग अलग राज्यों में सोवियत संघ का विभाजन हुआ, जिनमें 3 बड़े देश थे, जिनमें था रूस, यूक्रेन और बेलारूस, और अन्य जो देश शामिल थे। और इसमें जो है राजनीतिक और आर्थिक असंतोष बढ़ा, राष्ट्रीयतावाद की भावनाएं बढ़ी और सोवियत संघ के जो केंद्रीय नियंत्रण था वो भी कमजोर होने लगा, और इस प्रकार जो है इसका विघटन हो गया था। तो अब हम देखेंगे नए राज्यों के उदय की घोषणा। यानी कि जो नए राज्य बने थे सोवियत संघ से, उन्होंने है जो है घोषणा कब कब की। तो 1991 में सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, और फिर अन्य गणराज्यों ने भी ऐसा ही किया था। यानी कि सोवियत संघ में 1991 में जब उसका विघटन हुआ था, उससे सबसे पहले इसमें जो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले देश थे उनका नाम था लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। इन देशों ने सबसे पहले जो है स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर आगे आता है 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन की आधिकारिक घोषणा की गई और 15 नए राज्यों का राज्य जो है अस्तित्व में आए थे। यानी कि जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की जो आधिकारिक घोषणा की गई थी कि सारे देश जो है अलग-अलग हो जाएंगे, जो कि 1917 में बनाकर यानी कि इनको मिलाकर जो सोवियत संघ बनाया गया था, अब जो है इसको खत्म किया जा रहा था। तो वो जो 15 राज्य थे यानी कि नए जो देश थे, इनमें राज्यों में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और मालदोवा शामिल थे। यानी कि जो रूस से अलग जो 15 देश हुए थे, उनमें सबसे पहले आता है रूस, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और मालदोवा आदि देश जो है इसमें शामिल थे। और इन्हीं 15 देशों को मिलाकर जो है 1917 में सोवियत संघ का निर्माण किया गया था, जो कि 25 दिसंबर 1991 को ये समाप्त हो गया था। और इनमें जो सबसे बड़ा जो देश था वो था रूस, और आज भी रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश माना जाता है। और ये जो है शक्तिशाली देशों की सूची में भी जो है इस टाइम पर जो है वर्तमान में तीसरे नंबर पर शामिल है। आगे आता है इन राज्यों ने अपनी अपनी सरकारों, संविधानों और आर्थिक प्रणालियों का निर्माण किया, और वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुए। यानी कि जो ये 15 देश जो है सोवियत संघ से अलग हुए, तो इनकी जो है खुद के संविधान बने, इनकी खुद की आर्थिक प्रणालियों का निर्माण किया गया, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संप्रभु राष्ट्रों के रूप में इनको मान्यता भी मिली थी। तो आप जो है ये आप देश गिन सकते हैं, जिनमें रूस पहला, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है बेलारूस, चौथा है आर्मेनिया, पांचवा है अजरबैजान, छठवां है कजाकिस्तान, सातवां है किर्गिस्तान, आठवां है तजाकिस्तान, नौवां है तुर्कमेनिस्तान और 10वां है उज्बेकिस्तान, 11वां है जॉर्जिया, 12वां है लातविया, 13वां है लिथुआनिया और 14वां है एस्टोनिया और 15वां देश है मालदोवा। तो ये सारे के सारे जो देश थे वो जो है सोवियत संघ में शामिल थे। लेकिन
25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ खत्म हुआ और उसके जो है अलग-अलग 15 राज्य बन गए थे। अब हम देखेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है इससे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए राज्य अस्तित्व में आए, जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इन राज्यों के उदय ने विश्व राजनीति को बदल दिया और शीत युद्ध के अंत के बाद एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत की थी। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 15 नए जो देश थे वो जो अस्तित्व में आए, जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। और इन देशों में जो है इन देशों यानी राज्यों के उदय ने विश्व राजनीति को बदल दिया और शीत युद्ध के अंत के बाद जो है एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब जो अगला आता है वो आता है बाल्कन राज्य, जिन्हें हम बाल्टिक देश भी कहते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल्कन राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में काला सागर तथा इसके पश्चिम व दक्षिण में भूमध्य सागर की शाखाएं हैं। इस कारण बाल्कन राज्यों को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यानी कि जो जगह तीन ओर से जल से घिरी होती है उसको जो है प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यानी कि जो बाल्कन राज्य थे वो जो है भौगोलिक की दृष्टि से ऐसे थे कि इनको जो है तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए थे। इनके पूर्व में आता था काला सागर और इनके पश्चिम व दक्षिण में आता था मध्य भूमध्य सागर। और इसके कारण जो है इसकी शाखाएं यानी कि इस जो बाल गणराज्य थे इनको जो है बालकन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो बाल्कन राज्य थे या बाल्टिक जो देश थे उनमें कौन-कौन से देश थे। तो बाल्कन क्षेत्र में मुख्य रूप से ये देश शामिल हैं, जिनमें आता है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, कोसोवो, ग्रीस और रोमानिया, तुर्की का यूरोपीय हिस्सा भी बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो यानी कि ये सारे जो देश थे इसमें जो है शामिल थे, जिनमें रोमानिया था, ग्रीस था, कोसोवो था, अल्बानिया था, बुल्गारिया था और इसमें जो है आपका क्रोएशिया था, स्लोवेनिया था, तो ये और सर्बिया था और उत्तरी मैसेडोनिया, ये सारे के सारे देश जो है इसमें शामिल थे। अब हम देखेंगे कि बाल्कन देशों की खास बातें क्या थी, यानी कि जो बाल्टिक राज्य थे इनकी खास बातें क्या थी। तो यह भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाते थे या रखते थे। यह क्षेत्र महान भौगोलिक और जातीय भिन्नता का क्षेत्र था। बाल्कन के मूल निवासी स्लाव के रूप में जाने जाते थे, यानी कि जो यहाँ के जो मूल निवासी हुआ करते थे, जो बाल्टिक राज्यों के या देशों के जो मूल निवासी थे उनको जो है स्लाव भी कहा जाता था और ये जो है एक भौगोलिक और जातीय भिन्नता के क्षेत्र थे। अब आगे आता है इन क्षेत्र में ऊंची बर्फीली पर्वत, चोटियां, गहरी नदी, घाटियां, उपजाऊ मैदान, मैदान छोटे, रेगिस्तान, जंगल और हर प्रकार के सुंदर तट शामिल हैं। बाल्कन देश पश्चिमी यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच सीधे भूमि मार्गों को नियंत्रित करते हैं। तो यानी कि जो बाल्टिक राज्य यानी कि बाल्टिक जो देश थे ये जो है बर्फ यानी बर्फीली पर्वत चोटियों पर थे और कुछ जो है गहरी नदी घाटियों के पास से कुछ उपजाऊ यहाँ पर मैदान भी थे और यहाँ छोटे रेगिस्तान थे, जंगल भी थे और हर प्रकार के सुंदर तट भी यहाँ पर शामिल थे। और इन देशों में जो है पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया के बीच सीधे भूमि मार्गों का नियंत्रित था। अब आगे आता है कि बाल्कन देशों का यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होना। तो यानी कि जो बाल्कन देश है वो जो है कब और किस टाइम पर जो है इनमें शामिल हुए थे नाटो में। नाटो जो है एक अमेरिकन संगठन है या ये जो कहें ये पश्चिमी देशों का ये संगठन है जो कि 1948 में बनाया गया था। तो ग्रीस 1981 में यूरोपीय संघ का सदस्य है यानी कि सदस्य था और बुल्गारिया, रोमानिया और स्लोवेनिया 2007 में यूरोपीय संघ के सदस्य थे। यानी कि ये कहा जाए कि जो ग्रीस था वो जो है यूरोपीय संघ में जो है 1981 में शामिल हुआ। बुल्गारिया, रोमानिया और स्लोवेनिया ये जो है 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। अब आगे आता है कि क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना। ग्रीस और तुर्की जो है 1992 यानी सॉरी 1952 से नाटो के सदस्य हैं और बुल्गारिया, रोमानिया और स्लोवेनिया 2007 में नाटो के सदस्य बने थे। यानी कि जो बुल्गारिया, रोमानिया और स्लोवेनिया जो थे वो जो है 2007 में नाटो के सदस्य बने थे। ग्रीस और तुर्की जो है 1952 से ही नाटो के सदस्य थे और क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। अब आगे आता है
भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे? तो भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध थे। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों ब्लॉकों से अलग रहकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया था। यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ये जो 1961 में बना था। और जो आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो एक विचारधारा की लड़ाई हुई थी, जिसमें सोवियत संघ जो था वो जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या था, समर्थक था, और जो अमेरिका था वो जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था। तो भारत ने जो है इन दोनों ही देशों से, यानी कि दोनों ही व्यवस्थाओं से अलग होकर उन्होंने जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया, और उसी में जो है इन्होंने जो इसका समर्थन किया। आगे आता है सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के बीच संबंधों की शुरुआत हुई। तो आपको ये भी याद रखना है कि सोवियत संघ और रूस ये दोनों जो है अलग अलग माने जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सोवियत संघ था वो जो है 15 देशों से मिलकर बनाया गया था, जबकि रूस था जो था वो जो है इसकी एक अलग देश था। यानी कि जब इसका विघटन हुआ तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस, तो ये सारे देश जो है इससे अलग हुए। इसीलिए आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस और रूस के और भारत के संबंध कैसे थे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सोवियत संघ और भारत के संबंध कैसे थे। तो इनमें जो है आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब आगे आता है भारत और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और राजनयिक संबंध थे, यानी कि राजनीतिक संबंध जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आगे आता है अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग की संधि हुई थी। और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत और रूस के संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई थी। तो यानी कि जो सोवियत संघ और भारत के जो संबंध थे वो जो है रणनीतिक, यानी कि राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और राजनयिक संबंध भी इनमें मजबूत थे। और 1971 में जब भारत और सोवियत संघ के बीच में शांतिपूर्ण संधि और मैत्री और सहयोग की संधि भी हुई। और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है भारत और रूस के संबंधों में कोई भी गिरावट नहीं आई थी। आप जानते हैं कि सोवियत संघ जो है, यानी कि या जो रूस जो है भारत का यानी कि हमेशा से एक सच्चा मित्र रहा है। आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध में जब अमेरिका भी जब जो है पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था, चीन भी पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था, एक सिर्फ और सिर्फ जो रूस ही था जिसने जो है भारत का साथ दिया 1971 में। और पाकिस्तान को जो है उन्होंने पराजित भी करवाया था। पाकिस्तान के जो है 93,000 सैनिकों को जो है हमारे भारतीय सेना ने जो है उनको घुटनों पर ला दिया था। और उस समय जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब आगे आता है भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा। भारत और रूस ने सैन्य, आर्थिक और सामाजिक समझौतों और साझेदारी के आधार पर एक विशेष संबंध भी बनाया है। तो यानी कि भारत और रूस या कि सोवियत संघ के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा, और भारत और सोवियत संघ ने सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक समझौतों और साझेदारी के आधार पर भी एक विशेष संबंध इनमें स्थापित है। अब हम देखेंगे भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध कैसे थे। तो भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध काफी गहरे और ऐतिहासिक रहे हैं। सोवियत संघ में भारत की संस्कृति को काफी महत्व दिया गया है, खासकर साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में। 1957 में स्थापित हिंदुस्तानी समाज रूस में सबसे पुराना भारतीय संगठन है, और भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम भी करता है। यानी कि जो भारत और सोवियत संघ के जो सांस्कृतिक संबंध थे वो जो है काफी ज्यादा गहरे थे, और ऐतिहासिक संबंध भी इसके साथ गहरे हैं। और सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है वो जो है भारत की संस्कृति और को जो है काफी ज्यादा महत्व दिया है, जिनमें साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में। और 1957 में स्थापित एक हिंदुस्तानी समाज रूस में सबसे पुराना भारतीय संगठन है, जो कि भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम करता है। आगे इसमें आता है कि 1989 में मॉस्को में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी, जो रूसी संघ के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। यानी कि 1989 में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर जो है, यानी कि 1989 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर जो है एक मॉस्को में स्थापना की गई थी केंद्र की, जो था एक सांस्कृतिक केंद्र जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र। इसकी स्थापना जो है मॉस्को में की गई, जो कि रूस और सोवियत यानी कि सोवियत संघ और भारत के सांस्कृतिक संबंधों को संरक्षित रखने के लिए की गई थी। अब आगे आता है भारत और सोवियत संघ के आर्थिक संबंध कैसे थे। तो भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार और समझौते
और आर्थिक सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए थे। यानी कि जो भारत और सोवियत संघ थे, इनके व्यापार समझौते और आर्थिक सहयोगियों के जरिए दोनों के बीच जो है आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा रूस से जो है यानी कि सोवियत संघ से यानी कि रूस से जो है हथियार खरीदता था। और आप जानते हैं कि अभी भी जो जब ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला गया भारत की तरफ से, और इसमें जो है हमारे देश के एक कर्नल हैं जिनका नाम है सोफिया कुरैशी, और एक थी विंग कमांडर जिनका नाम था व्योमिका सिंह। तो इन्होंने जो है उस पर जो है मिसाइल छोड़ी। और जब उधर पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत पर मिसाइल छोड़ी गई, तो हमने जो है रूस से खरीदा था, एक था जिसका नाम था S-400 मिसाइल, जिसने जो है पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को जो है रास्ते में ही तबाह कर दिया था, जिसके कारण हम बच गए। और ये जो है हमने ये रूस से ही खरीदी थी, जो कि 63,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। अब आगे आता है व्यापार समझौता। तो भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच भुगतान भारतीय रुपए में किए जाने थे। सोवियत संघ के स्टेट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक केंद्रीय खाता खोला था। यानी कि आप जानते हैं कि भारत के पास जो है इतनी ज़्यादा रूबल और डॉलर नहीं थी, तो उन्होंने जो है एक समझौता किया कि अब जो है भारत जो है हमें रुपए में ही जो है भुगतान कर सकता है। इसीलिए सोवियत संघ स्टेट बैंक ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक नया केंद्रीय खाता भी खोला था। अब जो अगला आता है वो आता है आर्थिक सहयोग। तो भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच आर्थिक मजबूत यानी कि आर्थिक संबंध मजबूत हुए थे। भारत ने पूर्वी रूस के विकास के लिए अपना समर्थन दिया था। भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत और सोवियत संघ के बीच में जो आर्थिक सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच जो है आर्थिक संबंध मजबूत हुए, और भारत ने जो है पूर्वी रूस के विकास के लिए भी अपना समर्थन दिया था। तो अब आता है आदान प्रदान। तो भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और लौह इस्पात शामिल है। रूस से आयात की प्रमुख वस्तुओं में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खनिज संसाधन, कीमती पत्थर, धातु और वनस्पति तेल शामिल आदि शामिल हैं। तो यानी कि भारत की तरफ से जो निर्यात की वस्तुएं की जाती थी उनमें था फार्मा स्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और लौह इस्पात। तो ये जो है इस्पात इसमें गलत लिख गया है, इसमें आपको इस्पात जो है इस प्रकार लिखा जाता है इस्पात। तो ये जो है आपको ऐसे लिखना है। तो इसमें जो है भारत की तरफ से ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी, जबकि जो भारत रूस से खरीदता था तो वो उनमें था कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खनिज संसाधन, कीमती पत्थर, धातु यानी कि जिन्हें हम सोना चांदी कहते हैं, और वनस्पति के तेल, जो सभी हम जो है रूस से खरीदा करते थे। तो अब जो है ये आपका पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, और ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल हम आपको पढ़ाएंगे इसके जो है राजनीतिक संबंध, आर्थिक यानी कि और भी सारे संबंध हैं। तो कल जो है आप पढ़ेंगे भारत और सोवियत संघ के बीच जो सैन्य संबंध थे वो कैसे थे, और ये सारी की सारी बातें जो है हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज ये वीडियो जो आपकी समाप्त होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।